अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शाह चौधरी। आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूँ है, दिस इन्फो लैब एक्सपोज पाकिस्तानी फेक न्यूज़। तो ये वीडियो जो है वो डिफेंस डिटेक्टिव चैनल से अलोक सर की वीडियो है। वीडियो देखने से पहले हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो हमारे साथ पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो के टाइटल को देखकर आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भाई आज के इस एपिसोड में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो भाई डिसइंफो लैब का नाम सबसे पहले जब आता है ना सामने, तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है हमारे पाकिस्तानी बंधु। क्योंकि हर जगह ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह वो कमेंट करते हैं कि भाई डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की फेक न्यूज थी, फेक न्यूज का जो रैकेट था, वो डिसइंफो लैब ने एक्सपोज कर दिया भारत को इस पर। तो भाइयों, इसी डिसइंफो लैब ने भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकवाद की फंडिंग करने, भारत में अस्थिरता फैलाने, भारत में हिंसा फैलाने और भारत की छवि को खराब करने के एक बड़े इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है इसी डिसइंफो लैब ने। डिसइंफो लैब की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया है। इसमें बताया है डिसइंफो लैब ने कि भाई पाकिस्तान, कतर और तुर्की की सरकारें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा, तुर्की की न्यूज एजेंसी टीआरटी और आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड इस इंटरनेशनल रैकेट में जो भारत के खिलाफ फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैला रहा था उसमें शामिल हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तान के गठजोड़ की बात कितनी ज्यादा अहम है, इसका अंदाजा आपको डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के इस कवर पेज से हो जाएगा। मुस्लिम ब्रदरहुड्स नेक्स्ट स्टार्टअप कश्मीर, सागा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री एंड वल्चर एक्टिविज्म, यानी कश्मीर में मुस्लिम ब्रदरहुड का अगला स्टार्टअप। इस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा पूरी तरह से कश्मीर के ऊपर है। पूरे नेक्सस की जानकारी दी गई है। कौन कौन से पाकिस्तानी किरदार हैं, कौन कौन से तुर्की के किरदार हैं, कौन कौन सी मीडिया एजेंसियां इसमें शामिल हैं और इन सबका कनेक्शन मुस्लिम ब्रदरहुड से है। इसलिए पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जानना होगा। तभी आपको भारत के खिलाफ इस बड़े षड्यंत्र के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना करीब 93 साल पहले इजिप्ट में की गई थी। हेडक्वार्टर उसका कायरो में था, लेकिन अब कहां है इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस पर बैन लगाया जा चुका है। कई देश इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। इसमें इजिप्ट, सऊदी अरब, रूस, यूएई, सीरिया और बहरीन जैसे देश हैं। ऑस्ट्रिया भी इस पर बैन लगा चुका है। अमेरिका भी इसे आतंकवादी संगठन बहुत जल्द घोषित करने वाला है। इस पर जब ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तभी काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी संसद में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला एक बिल भी पेश किया जा चुका है। और जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से यह लगातार मांग उठ रही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी रूस और बाकी कई देश इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। मैं आपको अमेरिकी संसद में इससे जुड़ा जो बिल पेश हुआ था उसे दिखा देता हूं। 114वें कांग्रेस के पहले सेशन में S-2230 नाम से अमेरिकी सीनेट में बिल पेश किया गया 3 नवंबर 2015 को। इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की बात कही गई थी। इस बिल का नाम दिया गया था मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्ट डेजिग्नेशन एक्ट ऑफ 2015। इस बिल में बताया गया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड को क्यों अमेरिका में आतंकी संगठन घोषित करना जरूरी है। देखिए, अमेरिकी बिल में लिखा गया था कि कई देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। साल 1980 में सीरिया के अलेप्पो में जून 1979 में 83 जवानों के नरसंहार के बाद सीरिया की सरकार ने
मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया और कानून बनाया कि जिसने भी इस संगठन की मेंबरशिप ली उसे मौत की सजा मिलेगी। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2003 में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन करार दिया और रूस में इसे ऑपरेट करने पर बैन लगा दिया। इसी तरह साल 2013 में इजिप्ट की कोर्ट ने भी इसे बैन किया और आधिकारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया। सऊदी अरब ने साल 2014 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूएई ने भी इसे आतंकी संगठन की अपनी लिस्ट में डाल दिया। बहरीन ने भी साल 2014 में ही इसे आतंकी संगठन घोषित करने के यूएई और सऊदी अरब के फैसले का सपोर्ट किया। इधर अमेरिकी लॉ मेकर्स भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। तो मान के चलिए कि जब बिल पेश हो चुका है तो बहुत जल्द बाइडेन इस पर फैसला दे देंगे। अमेरिका भी इसे बैन करेगा और आतंकवादी संगठन घोषित कर देगा। ये जो भी दस्तावेज मैंने आपको दिखाए हैं या फिर आगे इस वीडियो में जो भी दस्तावेज मैं दिखाने वाला हूं, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में इतना सब कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जिससे ये आप सब समझ सकें कि पूरी दुनिया के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन कितना खतरनाक है और आने वाले भविष्य में यह और कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी इससे मिल चुका है और यह भारत के खिलाफ उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में हर उस चेहरे को, हर उस संगठन को, पाकिस्तान के हर उस किरदार को बेनकाब किया है जो इस वक्त भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अल जजीरा और तुर्की की न्यूज एजेंसी टीआरटी जैसी बड़े मीडिया हाउसेस के जरिए फेक न्यूज दी जा रही है। कश्मीर पर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। 111 पन्नों की इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी मुख्य बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको पाकिस्तान की साजिशों के बारे में पता चलेगा और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का चेहरा भी इस पर बेनकाब होगा। देखिए, यह है इस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। इसमें बताया गया है कि पिछले साल सितंबर में मुस्लिम ब्रदरहुड नेक्सस ने भारत के खिलाफ बाइकॉट कैंपेन की शुरुआत की थी। इसमें फ्रांस के अलावा सऊदी अरब और यूएई को भी टारगेट किया गया था। इस कैंपेन को तुर्की और पाकिस्तान की ट्रोल फैक्ट्रीज का सपोर्ट था। यह कतर, तुर्की, पाकिस्तान के नेक्सस क्यूटीपीआई के जरिए मुस्लिम ब्रदरहुड का पहला ओपन कैंपेन था। इसमें फेक तस्वीरें, फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। यह कोई साधारण प्रोपेगेंडा नहीं था, यह मुस्लिम ब्रदरहुड की मजबूती का एक तरह से टेस्ट था और इसमें अल जजीरा जैसा बड़ा न्यूज नेटवर्क भी शामिल था। आपको बता दूं कि अल जजीरा कतर का न्यूज मीडिया हाउस है। इसमें कतर के जो राजा हैं, जो कतर की रॉयल फैमिली है, उनका पैसा लगा हुआ है। इसके जरिए यह पता चला कि मुस्लिम ब्रदरहुड न सिर्फ इंडिया पहुंच चुका है बल्कि उसका इरादा यहां गहरी जड़ें जमाने का है। इनका असली मकसद बहुत जल्द सामने आ गया जब बोस्निया के साराजेवो में दिसंबर 2021 में कश्मीर मुद्दे पर एक ट्राइब्यूनल का आयोजन किया गया। डिसइंफो लैब ने बताया है कि कश्मीर मुद्दा उठाकर ये अपना बैंक बैलेंस मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले फिलिस्तीन में भी ऐसा ही करके इन्होंने 10 साल तक अपनी इंडस्ट्री चलाई है। अब वो नए लोकेशन की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं और नया लोकेशन है कश्मीर, और इसी के लिए उन्होंने बीडीएसएम नाम के टूल का इस्तेमाल किया, यानी बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शन मूवमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के लिए कश्मीर नया नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज्यादा फंड रेजर्स कश्मीर के नाम पर चलाए जा रहे हैं। इनमें एक्टिविस्ट्स हैं, एनजीओ हैं, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये लोग कोई ग्राउंड पर असली काम नहीं करते, बस मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए। जैसा कि इन्होंने भारत में कोविड रिलीफ के नाम पर, जिसमें इमाना नाम की संस्था थी, मुस्लिम एड, छोटे छोटे लोगों से पैसों की अपील, इससे करोड़ों डॉलर्स इन लोगों ने जमा किए और ये भी डिसइंफो लैब ने बताया था, और वो पैसे इनकी जेब में गए। जिनके नाम पर वसूले गए उन तक पैसे पहुंचाए ही नहीं गए। यानी एक तरफ इनका प्रोपेगेंडा भी चल रहा है और इनकी जेब में करोड़ों रुपए मुफ्त में आ रहे हैं। कश्मीर को मुद्दा बनाकर ये लोग और भी बड़ा अपना ये बिजनेस फैलाना चाहते हैं, और इस बार उन्होंने ऐसा ही किया है। कश्मीर को मुद्दा बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर इस पर एक टूल किट जारी की गई है, और इस टूल किट में 5 हथियार हैं या 5 ऐसे कदम हैं जिनको धीरे धीरे उठाया गया है भारत के खिलाफ, भारत की छवि को बदनाम करने, खराब करने और भारत की छवि को बदलने के लिए। इस टूल किट का सबसे पहला हथियार था भारत की छवि खराब करने का अभियान। इसके जरिए कोशिश महात्मा गांधी और उनकी अहिंसा की छवि को खराब करना, जिससे भारत की सॉफ्ट होने की छवि को बिगाड़ा जाए और फिर उसे एक कट्टर देश की छवि में पेश किया जाए। इसके लिए योगा और चाय, जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, उसको निशाना बनाया गया, और यह सब हुआ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज राइट्स और विमेन राइट्स के नाम पर। इसके बाद इस्लामोफोबिया को आगे लाया गया, जबकि असलियत में ये पूरी तरह फर्जी है और कई बार ये एक्सपोज हो चुका है।
इसमें न्यूज मीडिया को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ भारतीय मीडिया भी हैं। इनके जरिए अपनी बातों को सही ठहराने के लिए सबूत के तौर पर इनका इस्तेमाल किया गया है। फिर फर्जी और खुद से बनाए गए दस्तावेजों की सीरीज शुरू की गई। इसमें इंडिविजुअल केसेस, मतलब जैसा किसी हिंदू और मुस्लिम की आपसी लड़ाई हो, वो चाहे किसी भी वजह से हो, उसे हाइप करना शुरू किया गया। इसे मजहबी रंग दिया गया, जिससे धीरे धीरे ये सारा नैरेटिव सेट हो सके। तीसरे नंबर पर लाया गया फासिस्ट शब्द को, यानी भारत की सरकार को फासिस्ट बताओ, जिसका पश्चिमी देशों पर भी असर पड़ेगा। इस नैरेटिव को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाया गया। इसके लिए कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाने के लिए फेक न्यूज और फर्जी स्टोरीज बनाई गई। चौथे नंबर पर टूलकिट के जरिए एक विलेन को क्रिएट किया गया, जिससे योगा और चाय वाली जो सॉफ्ट इमेज है भारत की, उसे हिंदुत्व से बदला जा सके। मतलब जैसे रेडिकल इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम है, वैसे ही भारत की छवि को कट्टर हिंदूवादी दिखाने की और उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो दो शब्द हैं, फासिस्ट और इस्लामोफोबिया, ये जब आपने सुने तो आपको दुनिया के किस नेता का नाम जो है वो सबसे पहले आपको याद आया या आपकी जबान पर आया? जी हां, इमरान खान। इमरान खान, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले काफी लंबे वक्त से इमरान खान फासिस्ट और इस्लामोफोबिया नाम के ये दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत जमकर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये पूरा नेक्सस ही तुर्की, पाकिस्तान और कतर का है, तो फिर ऐसा होना लाजमी है। डिसइंफो लैब के मुताबिक आखिर में जब इस्लामोफोबिया और फासिज्म का नैरेटिव सेट हो गया, तब जेनोसाइड यानी नरसंहार को उतारा गया, जिससे भारत की छवि पर आखिरी हमला किया जा सके। और जेनोसाइड वाली स्टोरी कहां फिट बैठेगी? तो जी, कश्मीर में। मुस्लिम ब्रदरहुड के जितने भी फ्रंट हैं, उन सब ने मिलकर, जिसमें मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं, कश्मीर से आने वाली खबरों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें फर्जी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या किया गया? अगर कश्मीर में मान लीजिए किसी शख्स की हत्या आतंकवादियों ने की, तो उसे इस तरह से प्रचारित किया गया फेक न्यूज के जरिए कि उसे भारतीय सेना ने मारा है। जितने भी मुस्लिम ब्रदरहुड के फ्रंट हैं, उन सब के डायरेक्ट संबंध आतंकी संगठनों के साथ पाए गए हैं। और यही नहीं, ये सब आतंकी ग्रुप्स की फंडिंग भी करते पाए गए हैं। भारत के खिलाफ इस षड्यंत्र की पूरी क्रोनोलॉजी भी डिसइंफो लैब ने समझाई है और इसमें शामिल किरदार भी बताए हैं। जैसे पहले कदम में, जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर को डेंट पहुंचाना शामिल था, जैसे महात्मा गांधी, अहिंसा, योग, चाय। इसमें की प्लेयर्स कुछ संस्थाएं थी और इसमें दो लोगों के नाम है, पीटर फ्रेडरिक और भजन सिंह भिंडर का। ये दोनों ही नामों को आप जानते हैं, ये दोनों ही भारत विरोधी कामों के लिए जाने जाते हैं। भजन सिंह भिंडर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध किसी से छुपे नहीं है और ये खालिस्तान का समर्थक है। दूसरे कदम में जो फासिस्ट नैरेटिव बनाने का काम है, डिसइंफो लैब के मुताबिक इसमें की प्लेयर्स जो हैं वो हैं इमरान खान, आईएसआई, पीटर फ्रेडरिक और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार सीजे वर्लेमैन। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों इमरान खान भारत की सरकार को फासिस्ट सरकार बताते रहते हैं और क्यों बार बार आरएसएस का नाम लेते रहते हैं और क्यों सीजे वर्लेमैन कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। तीसरा कदम यानी इस्लामोफोबिया का नैरेटिव, इसके की प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी फौज की आईएसपीआर, अल जजीरा, मुस्लिम ब्रदरहुड और डोटो डेटाबेस। चौथा कदम जो है हिंदुत्व को विलन बताना, इसके की प्लेयर्स हैं आउड्रे ट्रुश्के, सीजे वर्लेमैन, डैनियल खान और कैरिन फिशर। इन लोगों को भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग लगातार हिंदुत्व को बुरा बताने का काम अपने आर्टिकल्स, अपनी बातों, अपनी ट्वीट के जरिए लगातार करते रहते हैं। और पांचवा कदम है जेनोसाइड का नैरेटिव सेट करना। इसके की प्लेयर्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात इस्लामी, पाकिस्तानी फौज की आईएसपीआर, फरहान मुजाहिद चक और हकान कैमूज। इनका काम है लगातार कश्मीर पर फर्जी खबरें चलाना, भारतीय सेना के खिलाफ काम करना। अब जो ये दो नाम सामने आए हैं, फरहान मुजाहिद चक और हकान कैमूज का, ये दोनों इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ जो भारत के खिलाफ रचा गया है, इसके दो सबसे बड़े चेहरे हैं। इनके साथ एक टीम है और ये सारे लोग मिलकर, टीम इनके नीचे काम करती है और ये दो लोग एक तरह से मास्टरमाइंड हैं। एक तरह से जो मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकवादी संगठन है, ये उसका दिमाग है। ये नैरेटिव सेट कराते हैं कि कब भारत के खिलाफ कौन सी फेक न्यूज चलानी है, कब भारत के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा करना है। फरहान मुजाहिद चक पाकिस्तानी मूल का है, कतर में रहता है। इसने डरहम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, यूके की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, कनाडा की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और डिप्लोमा किया हुआ है। ये राइटर भी है,
कतर यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुका है और सबसे अहम बात, तुर्की के मीडिया हाउस टीआरटी वर्ल्ड और कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा में भी काम कर चुका है। अब आते हैं हकान कैमूज पर। इसकी नागरिकता ब्रिटिश है, लेकिन ये है तुर्किश मूल का। लंदन से इसने अपनी पढ़ाई की है। स्टोक वाइट कंसल्टेंसी, टर्किन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और सबसे अहम बात, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के परिवार से इसके सीधे संबंध हैं और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में शामिल एक संगठन से भी इसका संबंध है। अब इन दोनों के संबंध पाकिस्तान, तुर्की, ब्रिटेन, कतर, कनाडा, चीन और रोम की कई संस्थाओं से है। जैसे हकान कैमूज ब्रिटेन के स्टोक वाइट संगठन का फाउंडर है और टर्किन फाउंडेशन जो यूके में है उसका पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुका है। स्टोक वाइट का संबंध लीगल फोरम वॉर कश्मीर नाम के संगठन से है, जिसका चेयर अली नवाज चौहान है जो पाकिस्तानी है। वहीं टर्किन फाउंडेशन का सीधा संबंध तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से है। वहीं अगर फरहान मुजाहिद चक की बात करें तो ये कश्मीर सिविटास नाम के संगठन का सेक्रेटरी जनरल है। इस संगठन का संबंध कश्मीर को लेकर बनाए गए कई संगठनों से है और ये पाकिस्तान के भी कई संगठनों के साथ लगातार काम कर रहा है, जैसे इस्लामिक पॉलिसीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद, KIIR पाकिस्तान और मसूद खान। मसूद खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट प्रतिनिधि रह चुके हैं और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये सभी मिलकर फेक न्यूज बनाते हैं और इसे दुनिया भर में फैलाते हैं और फैलाने का इनका तरीका भी बड़ा जबरदस्त है। ये बड़े बड़े आधिकारिक जो इनके नेटवर्क में लोग शामिल हैं, जो रैकेट में शामिल हैं, वहां से वो इस खबर को कभी ट्वीट कराएंगे, कभी किसी बड़े न्यूज़पेपर के जरिए, किसी बड़ी न्यूज वेबसाइट के जरिए इस पर आर्टिकल लिखवाएंगे, ताकि ये जो पूरा ताना बाना भारत के खिलाफ षड्यंत्र का रचा गया है उसे सही साबित कराया जाए। और कश्मीर में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रिटेन में रेप के दोषी पाए गए नजीर अहमद, गुलाम फई जो ISI का एजेंट है, हुमा डार। अच्छा देखिए ये लोग कितने बेगैरत हैं। जिस कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने का ढोंग ये करते हैं, उसी कश्मीर की महिला का इसी नजीर अहमद ने रेप किया। ब्रिटेन की लेबर कंडक्ट कमेटी ने नजीर अहमद को रेप का दोषी पाया। जिस महिला का रेप किया वो कश्मीरी थी और उसे मदद मांगने गई थी। रिपोर्ट ने बताया है कि यह उदाहरण है वल्चर एक्टिविज्म का, यानी गिद्धों की जमात का, जो न सिर्फ पैसों के भूखे हैं बल्कि अपने पद का इस्तेमाल शोषण के लिए भी करते हैं। गुलाम नबी फई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने की वजह से जेल भी जा चुका है, वो भी इस रैकेट में शामिल है। इसके अलावा हुमा डार जो कि UC ब्रकले में लेक्चरर है और एडजंक्ट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा हुमा डार का परिचय जरा जान लीजिए। हुमा डार के पिता पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। उसकी बहन आलिया फारूक खान, उसका ससुर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में कर्नल रह चुका है। हुमा डार खालिस्तानी समर्थक है और वो लगातार खालिस्तान के लिए काम करने वालों का साथ देती रही है। अच्छा, डिसइंफो लैब ने इस रिपोर्ट में अपने आप को बड़ा पाक साफ बताने वाले अल जजीरा न्यूज चैनल की भी पोल खोल कर रख दी है। अल जजीरा न्यूज चैनल और अल जजीरा की वेबसाइट, ये दोनों मिलकर फेक न्यूज चलाते हैं भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसमें अल जजीरा पूरी तरह से, पूरा मीडिया हाउस पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो डिसइंफो लैब ने अल जजीरा की पोल भी इसमें खोल कर रख दी है। अक्टूबर 2021 में जो एंटी इंडिया बायकॉट कैंपेन चलाया गया था उसमें अल जजीरा ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इसका पूरा प्लान मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को टारगेट करते हुए फेक न्यूज फैलाना और प्रोपेगेंडा फैलाना अल जजीरा का इतिहास रहा है। वो हमेशा भारत का गलत मैप दिखाता है। आमतौर पर विदेशी मीडिया वो नक्शे दिखाते हैं जो UN ने तय किए हुए हैं, लेकिन जब भारत का नक्शा दिखाने की बारी आती है तो वो UN के नक्शों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो उसने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी भारत का हिस्सा नहीं बताया है। डिसइंफो लैब्स ने बताया है कि किस तरह उसने 1947 में जब एक रिफ्यूजी परिवार अमृतसर से लाहौर जा रहा था, उस फोटो का इस्तेमाल उसने उस खबर में किया जिसमें दावा किया गया था कि RSS के लोगों ने जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान की हत्या की है जिसकी वजह से दंगे हो सकते थे। यह है अल जजीरा का वो आर्टिकल जिसे रिफत फरीद ने 6 नवंबर 2017 को पब्लिश किया था। इसी तस्वीर का इस्तेमाल उसने अपने फायदे के लिए किया। बाद में उसे हटाना पड़ा क्योंकि पोल खुल गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका फैक्ट चेक किया, ये फर्जी खबर निकली। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अल जजीरा ने इस तस्वीर का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों ये है वो पूरा रैकेट जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और कतर शामिल हैं। ये लोग भारत के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये सालों का काम है।
और ये धीरे धीरे करके भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत की छवि को बदलना चाहते हैं, जिससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके और इसके नाम पर पैसे कमा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो भाई, अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे सही और सटीक जानकारी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है भाई, तो इससे लड़ने के लिए, इसमें जीत हासिल करने के लिए इसका दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना इस वीडियो का बहुत जरूरी है। तो इसे धड़ाधड़ लाइक करें, धड़ाधड़ शेयर करें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और हां, जाने से पहले भाई, जो लोग नए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज उनसे गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोग के पास सही और सटीक जानकारी वाले मिलते रहें। तो भाई, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। डिसइंफो लैब के बारे में बातें की, तो भाई डिसइंफो लैब जो है, उन्हीं पे जो है सारी बात। सर आप अगर आप वीडियो देखे तो काइंडली माइंड मत करिए कि जैसे आप बात कर रहे हैं सर के इंफॉर्मेशन की वार का जो है आजकल आईटी ये सारा कुछ जो भी है, इंफॉर्मेशन की वार चल रही है आजकल, ठीक है। तो इस हवाले से सर हम भी जब से रिएक्शन कर रहे हैं, हमने भी देखा कि कुछ देर से कि इस तरह की ना इंफॉर्मेशन वार चल रही है आजकल, और काफ़ी लोगों को जो है वो कुछ पता नहीं होता, और काफ़ी लोग जो है ऐसे ऐसे कुछ बोल देते हैं। तो सर प्रोपोगंडा तो हर तरफ से हो रहा है ना। प्रोपोगंडा तो आप जितनी बार प्रोपोगंडा बोलेंगे उतनी बार ही प्रोपोगंडा होगा, ये तो बात पक्की है। अच्छा चलो, मान लिया कि पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान ठीक है, लेकिन बात सर यहाँ पे आके ख़त्म होती है जनाब कि जितने भी लोग हैं सर, गेम आपने कहा कि जी पैसे की बात, पैसे की कोई ले रहा है एनजीओ के जरिए, कोई किस तरीके से ले रहा है, कोई किस तरीके से ले रहा है, लेकिन एक्चुअल सर अगर पैसा कमा रहे हैं तो सर सब कमा रहे हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पे बात हुई कि डिसइंफो लैब, सारी बात तो थी ही डिसइंफो लैब पे, ठीक है। अब डिसइंफो लैब ने जो बोल दिया वो भगवान ने प्रकट किया, मतलब लोगों ने किया काम या जो भी हुआ, तो वो बिल्कुल सच है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जितनी भी हुई, इंडिया में हुई, पाकिस्तान में हुई, कतर में हुई, वो सारी की सारी झूठी हैं। बस डिसइंफो की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बिल्कुल सटीक है। उसके अलावा जो है ना, कल को कोई और इस तरह की फर्म आ जाएगी कोई और, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन सच होने लग जाएगी, फिर कोई और आ जाएगा, फिर वो सच्चा बन जाएगा। हाँ जी। तो लैब का क्या है, लैब तो हो सकता है पाकिस्तान में भी बहुत सारी इस तरह अच्छा की जी, हों। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तानी इमेज, पाकिस्तानी लोगों की इमेज ख़राब है। पाकिस्तानी लोग कहते हैं जी ये दहशतगर्द हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। भैया, तो हर जगह पे हर तरह के इंसान मौजूद होते हैं, ये आपको मानना पड़ेंगी ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ये और बात है जो लास्ट टाइम मैं भी सराह नहीं जा रहा कि मैं ये बात करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रोपोगंडा हो, लेकिन बार बार बात आ रही थी प्रोपोगंडे की। तो सर जो फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस शेयर होती रही, बच्चों की आंखें निकाली हुई थी, और आंखों में जो है वो आंसू गैस के शेल्स मार के या पत्नी कच्चे कारतूस मार के या क्या करके आंखों को निकाल दिया गया, और इतने लोग जो है वो जख्मी हुए और सारा कुछ। अच्छा सर, यहाँ पे ये बात है कि वो जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी इस तरह की, वो सारी की सारी एक दर एक शेयर होती गई, और फिर इंटरनेट मुकम्मल बंद हो गया, इंटरनेट मुकम्मल स्टक हो गया, इंटरनेट की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रोक दी गई, और फिर कुछ देर बाद वो वीडियो फिर मंजर आम पर आई, फिर उनको वक्त के साथ डिलीट कर दिया गया। और हम सर इस तरह के दिल रखने वाले हैं, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो आप यूट्यूब वगैरह या किसी प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करते हैं, और उसका कहते हैं ये हवाला देते हैं। तो भैया, यहाँ पे पाकिस्तानी अगर इतने हवाले जात रखते होते ना, अगर इतना मतलब दिमाग रखते और उनको इतनी अकल होती कि यार आजकल इन्फॉर्मेशन वार का ज़माना है, तो हमको ये सारी वीडियो बाय प्रूफ रखनी है, बाय सबूत के तौर पे रखनी है, कभी दिखानी पड़ सकती हैं। तो भाई आज पाकिस्तान के भी इस तरह के यूट्यूब चैनल होते और वो भी इसी तरह की मतलब बातें लेके चलते और सारा कुछ करते। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर कतर, ठीक है, कतर ने भी कुछ किया और तुर्की ने भी वो कर रहा है, पाकिस्तान तो वैसे गरीब है ना, पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। पाकिस्तान तो वो क्या कहते हैं कि इस रेस का घोड़ा ही नहीं है, पाकिस्तान को निकाल दें इस बात से।
तो जी कतर इंफॉर्मेशन वार चाह रहा है। अच्छा, कतर यहाँ पे भारत की इमेज खराब कर रहा है। तो सर हमें सिर्फ ये बता दें कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग कतर में जॉब करते हैं और कतर वाले पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और उनको जॉब्स देते हैं और अच्छी वाली अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर भारत की इमेज इतनी ही खराब है तो कतर गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया जो है वो इस तरह का देश है और उसके लोग खराब हैं और उसके साथ ताल्लुकात जो है वो नहीं रखने। तो सर ये बातें ऐसे होती हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं और इस तरह का नेटवर्क बना लेते हैं छोटा मोटा। लेकिन यहाँ पे सरासर किसी को कह देना कि जनाब आप इसी तरह कर रहे हैं और यही सच है और यही सब कुछ है और आज एक्सपोज हो गया है जी, किसी ने लिख दिया या कोई आर्टिकल छप गया, तो ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। हर तरह का होता है। लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी थी कि वो अफगानिस्तान में पता नहीं किस 5 मंजिला पे वो बाद में एक इंडियन न्यूज़ चैनल ने कहा था कि जी यहाँ पे वो क्या होटल था शायद, अफगानिस्तान का होटल वाला मामला। तो वो भी बाद में फेक निकला और न्यूज़ चैनल को जो है वो शर्मिंदा होना पड़ा। तो न्यूज़ चैनल्स का काम होता है कि अपनी टीआरपी के लिए या कुछ अपने फायदे के लिए काम करना। ये सारे करते हैं। आप ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में तरक्की है, इंडिया के लोग अच्छे हैं, इंडिया में सारा कुछ ठीक है। लेकिन सर अच्छों के साथ बुरे ज़रूर होते हैं, हमेशा से होते आए हैं। जब तक मतलब इंसान कह लो कि अतीत आज इंसान का छान ले आप, तो हमेशा से होता आया है कि कोई भी कोई कह लें कि रियासत है या कोई बादशाह है या कोई भी कह लें उसका कोई वजीर गद्दार निकल आता है, कोई भी इस तरह के मामलात होते हैं। हालांकि सैलरीज जो पैसे सबको मिलते हैं, करीबी जितने भी होते हैं, कह लो कि किसी अगर कोई शहनशाह है तो उसका करीबी जो है उसको पैसे मिल रहे हैं, वो काम कर रहा है प्रॉपर, उसको खाना मिल रहा है। लेकिन एट द एंड वो अगर गद्दारी करने पे है तो वो अपने पर्सनल मामलात होते हैं उसके, वो कर लेता है। तो जी प्रोपोगंडा के हवाले से इस बात को जो है वो लेके एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर तो मुझे हजम नहीं हुई। क्योंकि जितनी देर जब तक आप इसको वार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना इस वर्ड को, तो जाहिर सी बात है ये बातें जो है वो चुभेंगी, बातें रह जाएंगी यूट्यूब पे हमेशा के लिए। और इन फ्यूचर आने वाले 50-100 सालों में तो हम और हमारे बच्चे तो भाई यही समझेंगे कि हम ही गद्दार हैं, हमने जो है ये सारा कुछ ये किया है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि पाकिस्तान का कुछ हालात और ख़राब हो जाए। ठीक है, तो बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे बड़ों ने हमें क्या दिया है। हमारे बड़ों ने तो हमें बस यही कुछ दिया है और उसमें चंद लोग शामिल होंगे, सारे नहीं शामिल होंगे। आल आप अगर कहें कि पूरे पाकिस्तानी शामिल हैं तो भाई उसमें पूरे पाकिस्तानी शामिल कैसे हो सकते हैं। गेम कौन चला रहा है, चंद लोग चला रहे हैं। दूसरा गवर्नमेंट कौन हैंडल कर रहा है, चंद लोग कर रहे हैं। और उसमें से भी 1-2 लोग जो हैं वो, या कह लो कि पूरी गवर्नमेंट में से भी को 5-7-10 लोग होंगे जो इस तरह का बयान देते हैं। और हमारे पाकिस्तानियों का मसला क्या है, हमारे पाकिस्तानियों का मसला ये है कि सटीक जानकारी होती नहीं है बात की, और एक तो इन्फॉर्मेशन रखते नहीं है, अपने पास सेव नहीं रखते कि किसी टाइम जो है वो पकड़ के उसको सबूत के तौर पे दिखा दिया लोगों को। तो बाद में क्या होता है, अपनी कम अकली की वजह से उसको ज़ाया कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब वक्त आया देखा जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर एक टाइम आता है 5-7-10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में कि वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब पड़ती है तो फिर भाई नाक की खानी पड़ती है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि इतने अकल वाले होते हैं। तो यहाँ पे एक केस बना था, मैं मतलब ये भी बात ऐड कर दूं, हालांकि इसके रिलेटेड नहीं है वीडियो के, कि जी नवाज पे जी करप्शन केस बना था। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारे हैं, ये हमारी फैक्ट्री, ये वो वगैरह वगैरह। 1995 की जो है वो है डॉक्यूमेंट शो करवाए, और जो सॉफ्टवेयर में लिखे गए वो डॉक्यूमेंट वो 2006 में आया था। तो भाई आप सोच सकते हैं इस बात से कि 1995 वाले डॉक्यूमेंट्स 2006 वाले सॉफ्टवेयर में वो राइट हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तो आप इस बात को आप क्या समझेंगे सिस्टम की कि इतना खराबी हो सिस्टम सकती है। देखें कि इतने दिमाग, अब देखें कि जो कागज बना रहे हैं उनका दिमाग काम नहीं किया कि यार ये 2006 में सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है और हम डॉक्यूमेंट इसमें लिख के
इसकी वर्डिंग बना के उन 1995 के बना रहे हैं और ये सारा कुछ नाम पे लिख रहे हैं। भाई वहाँ पे जो बना रहे थे, क्या वो अच्छे अच्छे मतलब क्या कहते हैं कि ओदों घास खाते थे। ओ घास तो बिल्कुल अच्छे घास अच्छे, खाते थे ना, दिमाग बिल्कुल खराब थे उनके। अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज होंगे और फिर उनका अकल काम नहीं किया। तो भैया ये बातें जो है ना हवा में तीर छोड़ने वाली यहाँ पे आम पाई जाती हैं, छोड़ देते हैं लेकिन बाद में अच्छा, जाते हैं फांसी। लोग सर से थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हैं हम। इस वजह से अनसेटिस्फाई हैं कि अगर ये इंडिया के जो यूट्यूब के लिहाज से ना ये हीरो हैं, और इसी तरह इन्हीं के शाना बशाना मेजर गौरव आर्या साहब हैं। मेजर साहब ना अक्सर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि सलाह देते हैं, हाँ, बल्कि सलाह काम उसके करने की मतलब ये कहते हैं, सीधा कहते हैं ना, टू द पॉइंट कहते हैं कि सलाह देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। नहीं, बल्कि तो वो ये भी कह रहे होते हैं ना, जहाँ उन्हें पता है हाँ वो कह बिल्कुल, रहे होते हैं कि गलतियां हमसे भी हुई हैं किसी जगह हाँ पे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में गलतियां हमसे भी हुई हैं। तो तो अब सारी गलतियां पाकिस्तान, तुर्की और कतर की तो नहीं है ना, या फिर आप जितने भी इस्लामी मालिक के नाम लेते हैं। लास्ट टाइम सर मैं वो भी बात कर दूं साथ में, इसके साथ ही जो है कि वो एक बॉक्सर था, मोहम्मद अली कुछ नाम का बॉक्सर था, उसको घर में घुस के कुछ लोगों ने जो है वो, अब उनको पाकिस्तानियों ने नहीं कहा था कि भाई आप जाओ, और वो बॉक्सर है और उसको घर से निकाल के, और उसकी सीसीटीवी लगा हुआ था, उसकी वीडियो बनी और बड़े बहुत सारे लोगों ने देखी, शायद आज भी यूट्यूब पे पड़ी हो, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि हमने भी शेयर होती है भाई देखी थी। और अब आप कहेंगे कि वो उनका पर्सनल मामला था, उन्होंने कुछ कहा होगा या वगैरह वगैरह। और उसके अलावा एक और वीडियो शेयर हुई थी, उसमें भी जो है एक औरत रो रही थी और माई टाइप थी, वो कह रही थी कि मेरी बाहू जो है वो पेट से थी और किसी ने चाकू मार के उसका मतलब वो तो जान से गई, लेकिन उसका बच्चा भी जो है वो जिंदा बच्चा नीचे तड़प रहा था। तो इस तरह की वीडियो सर हर जगह से आती हैं, हर जगह पे कोई दूध का धुला कोई नहीं होता, हर जगह पे काम हो रहा होता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जिनका तो मतलब नहीं समझते कि इससे देश की रेपुटेशन खराब होगी या इससे मुल्क का नाम, हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हमारे यहाँ के लोग मुखलस होते अपने मुल्क के साथ, तो सर 5 साल जो यहाँ पे काम करने के बाद, 5 साल लगाने के बाद या कोई भी अच्छा ओहदा हासिल करने के बाद, चीफ जस्टिस टाइप या किसी भी कह लें कोई मिनिस्टर टाइप या कोई भी अच्छा ओहदा हासिल करने के बाद यहाँ से भाग के जाते। भाई यहाँ पे उनकी कब्रें होती, वो यहीं दफन होते, अपने मुल्क की मिट्टी में दफन होते। वो उनको पता है कि हमने क्या मतलब हमारे बड़ों ने क्या काम किए, और हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे बच्चे जो हैं वो देख रहे होते हैं ना सर, उनको नजर आ रहा होता है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो क्या है। तो इसलिए वो भाग लेते हैं। उनको क्या अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई जो आम पाकिस्तानी है, जो आम नागरिक हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा। भाई वो बच्चे नहीं है। ये यहाँ पे ऐसे होता है कि जी ठीक है, कौन सा हमारा कुछ लगता है। तो भाई ऐसा जब तक ये सोच रहेगी तब तक हर किसी को बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपकी मेहरबानी कि आप सोच बदल रहे हैं, और जब सोच बदलेगी तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे और देखेंगे कि भाई सोच बदलने के साथ ही ना सारा कुछ बदलेगा, बयानबाजियां भी बदलेंगी, और जो खाली हवा में वो शापर वाली बातें छोड़ते हैं ना, वो सब बदल जाएंगी। और लोग जो है वो इस तरह बात करेंगे कि जैसे करने का हक होता है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सारी बातें आपने कर दी। मैं तो एक मशवरा देना चाहता हूँ। जी पहले जी भी लोग सर की वीडियो देखते हैं तो प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा ये बड़े ना वो आ जाते हैं जोश में, और प्रोपोगंडा लास्ट पे ये कहकर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि प्रोपोगंडा जो होता है, किसी भी बात को ऑन द रिकॉर्ड छोड़ देना या उन लोगों तक वो बातें पहुंचा देना जिनका कोई वजूद नहीं होता या जो अथेंटिक नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है। तो काइंडली अगर आप और आप सुन रहे हैं तो माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा मेजर गौरव आर्या साहब की थोड़ी सी वीडियो को देखा करें कि वो सच बात को सच कहते हैं, और जो वो समझते हैं कि जहाँ गलती है, क्योंकि वो आर्मी में भी रह चुके हैं, मेजर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, गलतियाँ हुई और हैं और कहाँ कहाँ हमने भी जुल्म किए हैं। तो वो समझते हैं इस बात को। तो अगर वाकई ये जो अच्छा ये डिस इन्फो लैब जो है,
ये कोई भगवान थोड़ी है, हम तो ज़मीन पे भगवान बने फिरे हैं ना कि होता क्या है कि भगवान ही फैसले करता है ना अच्छे बुरे के। भगवान ही कहता है कि कौन ठीक है कौन, इतने फासलों पर और सुनी सुनाई बातों पर हम किसी को बुरा भला कह देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक भगवान से कम नहीं, हम भगवान बने फिरते हैं। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा हम तो अपनी राय ऐसे ही दे सकते हैं। अगर किसी को हमारे हमारे किसी हाँ, राय व्यूअर्स को बुरी लगे, सब्सक्राइबर बिल्कुल को बुरी बुरी लगे तो लगे उसके लिए माजरत तो करते ये हैं। हमारा पर्सनल ओपिनियन था, या हम किसी की कोई भी नहीं ले रहे थे, मतलब किसी साइड नहीं ले रहे। ऐसा ना समझें कि हम हमें बुरी लगी बातें, लेकिन एक जो हकीकत है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि आप जो आप कहना चाहते होते हैं खुलकर बोला करें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आज अगर हम खुलकर बोलते हैं तो देखते हैं हमें ये खुल के बोलने में कितने लोग हमारे साथ हैं और कितना प्यार हमें मिलता है। हाँ जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।